हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम DET प्लस भी TGT सोशल साइंस के जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो भी किस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पर DET प्लस भी लिखा हुआ है, डजंट मीन कि सिर्फ DET प्लस भी के लिए है। जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आप KVS, NVS, BPSC में 6 to 8 एंड 9 10th वाला जो है हमारा सेक्शन वो, और अगर आप RPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो क्या रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि SST जो है वो सारे एग्ज़ाम्स में इसी लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। सो मैंने बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस करके ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जा रही हूँ। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक मस्ट वॉच वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखेंगे। और ट्राई करिए कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो क्वेश्चंस हैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आपको आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम आप हिंदी में कराइए, इंग्लिश में कराइए, क्योंकि आपको पता है जो फैक्ट्स हैं, जैसे नेम है, डेट है, वो सब क्या रहने वाले हैं, हिंदी में भी सेम रहने वाले हैं और इंग्लिश में भी सेम रहने वाले हैं। सो उसको आप क्या करेंगे, उसको इशू नहीं उठाएंगे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन को आपको बताऊँ, जैसा कि लेट्स सपोज जैसे हम क्वेश्चन है हमारा, फिर उसको अगर हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पर जैसे आपका 5 ईयर प्लान रिलेटेड है, तो जो आपके ये फर्स्ट 5 ईयर है, सेकंड 5 ईयर है, सो ये क्या है आपके हिंदी में, जैसे आपका किसी का नेम है, कुछ भी है, वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसको आप कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में कंटेंट नहीं मिल रहा है या इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप कोशिश करिए कि जो आपके सामने क्वेश्चन वाला जो PPT आ रही है उसको खुद रीड करें और ट्राई करिए आंसर लगाने की। फिर उसके बाद अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर सही नहीं है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सही आंसर बताऊंगी और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और आपका अगर आंसर गलत हुआ तो साथ में आप नोटबुक पेन को रखेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे, और जो भी उसके एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया जाएगा एज अ शॉर्ट नोट, उसे ज़रूर आप अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, ताकि उसे अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो PYQs करने का मेन रीज़न यही होता है कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसके साथ आप उसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आपका क्या कहते हैं शिफ्ट होता है, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ऑब्वियसली बात है सेम क्वेश्चन तो बार बार रिपीट नहीं होगा। हो सकता है चांसेस हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन क्या हो जाए, सेम वैसे ही डिट्टो हो जाएं, लेकिन सारा पूरा पेपर तो सेम टू सेम नहीं होता है। तो जो उसका एक्सप्लेनेशन आपने किया है, उसके नोट्स बनाए हैं, उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करना, सो दैट कि अगर मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे, और हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करती जा रही हूँ। प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, 2 से 3 बार देखें, सो दैट कि आपको क्या हो जाए, जो क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट और लेवल ईजिली पता चल जाए, और आप क्या कर सके, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पर जो न्यू क्वेश्चन बन रहा है उसे आप ईजिली सॉल्व कर सकें। और आपको पता है ये पेपर 4 साल बाद हो रहा है, लास्ट कब हुआ था, 2021 में हुआ था, और हमने कब किया है, 2024 में फॉर्म भरा था हमने अपना, Feb 2024 में हमने फॉर्म को भरा था, और पेपर होने के चांसेस 2025 में है, और नेक्स्ट हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। सो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करके चलें कि 2025 में चांसेस हैं कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि DET प्लस बी के सारे एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने देखे हैं कि DET प्लस बी ने ले भी लिए हैं। सो चांसेस है कि ये जो TGT वाला एग्ज़ाम है वो 2025 में सितंबर या फिर अक्टूबर में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज़ द फर्स्ट रिवोल्यूशन डेट वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडिया, यानी डैश पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर क्या थी, आधारित थी। तो कौन सी ऐसी क्रांति थी
जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी। रशियन रिवॉल्यूशन था, जो रशिया में क्रांति हुई थी। या फिर अमेरिकन, जो अमेरिका की क्रांति हुई थी। या फिर हंगेरियन, यानी जो हंगरी में हुई थी वो वाला। इनमें इन चारों में से कौन सा है जो क्या है आपके सोशलिस्ट आइडियल्स पे डिपेंडेंट हमारा रिवॉल्यूशन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रशिया क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आपने सुना होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन टोटली किस पे बेस्ड था? सोशलिस्ट आइडिया पर बेस्ड था। इसको हम मार्क्सिज्म भी बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या थे? सोशलिस्ट थे। इनकी एक कैपिटल थी हमारी इनकी बुक थी दास कैपिटल, जिससे आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कब दास कैपिटल किसकी बुक है, किसके साथ मिलके इन्होंने, फ्रेडरिक एंजल्स जो थे उनके साथ मिलके इन्होंने इस बुक को कंप्लीट करा था। इसकी कब पब्लिश कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखेंगे। मैंने ये सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है और ये क्वेश्चन DD+B में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था और 2 फेज़ में हुआ था। फ़ैब में हुआ था और एक कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। फ़ैब में क्या करते हैं, जो मोनार्की थी जार निकोलस सेकेंड, उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सो फर्स्ट मेजर रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडिया पे था, पर्टिकुलरली दोज इंस्पायर बाय कार्ल मार्क्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसके आइडियाज़ पर वो इन्फ्लुएंस था या फिर इंस्पायर था? कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर। इट लेड टू ओवरथ्रो ऑफ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या कर दिया था? जो जार निकोलस वहाँ के राजा थे उसकी ऑटोक्रेसी को क्या किया था? हटाया था वहाँ पे, और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बनाया था। किसके लीडरशिप में? बोल्शेविक आपको पता है पार्टी थी जिसका लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि ये फिनलैंड से आया था। कब आया था? 1917 के अप्रैल में। उसी में क्या करता है? ये अप्रैल थीसिस लॉन्च करता है। ठीक है, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड था 1789 से 1799 था। इसकी जो आइडियोलॉजिकल बेसिस थे क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों टर्म्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा प्रेम्बल है उसमें भी ऐड किया गया है। तो आपसे कभी पूछ ले कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो टर्म है वो हमने कौन से रिवॉल्यूशन से लिया है, तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जब वो कब 1775 से 1783 के टाइम पीरियड था। और आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ये वाला जो अमेरिका रिवॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, क्योंकि फ्रेंच के जो किंग थे उसने अपनी आर्मी को भेजा था यूएस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। यहाँ से हमें क्या मिला था? इंडिपेंडेंस, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए ये क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इसका सोशलिस्ट से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है हमारा हंगारियन रिवॉल्यूशन, जो 1848 से 1956 तक चला। इसका मेन रीज़न क्या था? नेशनलिज्म, एंटी सोवियत रेसिस्टेंस, ये इनका रीज़न था। इसका भी सोशलिज्म से कोई रिलेशन नहीं था। बाकी हमारा फोर्थ क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड अभी मैंने बताया 1917 था, जो किस पे बेस्ड था? मार्क्सिस्ट सोसाइटी, सोशलिज्म, प्रोलेटेरियन अपराइजिंग पे बेस्ड था। और ये क्या था? सोशलिस्ट पे बेस्ड था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने आपको अभी बताया दैट इज़ कि अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही बोलेंगे या फिर फ्रांसीसी क्रांति बोलेंगे। तो आप ये मत बोलिएगा कि आपने हिंदी में कंटेंट नहीं दिया, इंग्लिश में कंटेंट दिया। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हु वॉज द फादर ऑफ लिबरल व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है? जॉन लॉक, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल या फिर एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉन लॉक। आपको पता होगा इनका रिलेशन किससे? हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो आइए थोड़ा हम इन लोगों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो थिंकर्स हैं। सबसे पहले हमारे कौन थिंकर हैं? जॉन लॉक। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? एडवोकेटेड नेचुरल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका क्या है? इन्होंने जो नेचुरल राइट्स थे उनके अगेंस्ट क्या था?
जो इनका फाइट था वो इसके साथ था। फिर डेविड रिकार्डो डेवलप थ्योरीज ऑन वेजेस, प्रॉफिट एंड कोऑपरेटिव एडवांटेजेस। तो डेविड रिकार्डो जो थे उन्होंने थ्योरीज दी थी किस पे, जो हमारे वेजेस होते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है, और कंपेरेटिव एडवांटेजेस पे इनका था। तो इनका लिबरल व्यू नहीं लिया जाएगा, हम इनको कैपिटलिस्ट मान सकते हैं। फिर हमारे आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फोकस्ड ऑन माइक्रो प्रिंसिपल्स। तो इनका मतलब कि मेन कंट्रीब्यूशन किस पे था, जो हमारी आधुनिक इकोनॉमिक्स है, आधुनिक अर्थशास्त्र, और मेन इसका किस पे इनका फोकस था, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। और एडम स्मिथ हम सब जानते हैं, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और ये कैंपेन करा था फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म को, इन्होंने क्या करा था, कैंपेन करा था। तो इनका भी कोई लिबरल व्यू नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक, ठीक है। और बाकी जो तीन हैं ये हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हु एनालाइज द सोसाइटी इनटू आइडल प्रोपराइटर एंड वर्किंग इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी किसने समाज का विश्लेषण बेकार मालिकों और काम करने वाले उद्योगपतियों में किया है। विलियम थॉमसन ने, हेनरी दी सेंट साइमन ने, किंग जिलेट ने, या फिर वासो पेलाजिक ने। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हेनरी दी सेंट साइमन इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो हेनरी सेंट साइमन जो है वह एक फ्रांसीसी सामाजिक सिद्धांतकार थे, यानी फ्रेंच सोशल थ्योरिस्ट थे। इन और विरासत में मिले विशेष अधिकार के बजाय औद्योगिक उत्पादन के आधार पर समाज के पुनर्गठन का प्रस्ताव देने का इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की थी। तो आपको पता होगा कि फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो इनको कुछ बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, बट स्टिल वो क्या करते हैं, जो मतलब कि लड़ाई होती है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, ये पार्ट लेते हैं। सो जो हमारे विलियम थॉमसन है, ये क्या है, आयरिश सोशलिस्ट हैं, यानी जो हमारी कंट्री है आयरलैंड, उनसे इनका क्या है, रिलेशन है। और इन्होंने किस पर फोकस किया था, जो हमारा लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़, इस पर इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था। फिर हेनरी दी सेंट साइमन एडवोकेटेड मेरिटोक्रेसी, एनालाइज सोसाइटी इनटू प्रोडक्टिव वर्सेस आइडल क्लासेस, तो इनका काम ये था। किंग जिलेट इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन थे, ये कोई सोशल थ्योरिस्ट नहीं थे। और वासो पेलाजिक कौन थे, सर्बियन एजुकेटर एंड यूटोपियन सोशलिस्ट थे ये, ठीक है, जिनका मेन फोकस किस पे था, हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा के रिफॉर्म्स लाने पे इनका क्या था, मेन फोकस था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी दी सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब एज अ डिकेइंग कॉर्प्स। यानी किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक सड़ती हुई लाश के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा ऑप्शन है हमारे पास, लिबर्टेरिज्म, म्यूचुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म और फासिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फासिज्म हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थोड़ा इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो जो लिबर्टेरिज्म होता है, अब पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये, दैट प्राइवेटाइज पर्सनल फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स एंड मिनिमाइज स्टेट इन्फ्लुएंस। यानी इसमें क्या होता है, हमें कुछ पर्सनल राइट्स मिलते हैं। म्यूचुअलिज्म में हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सोशलिस्ट रूटेड होता है इन एनार्किस्ट थॉट, वेयर इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स में इनका क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इन्वायरमेंटलिज्म में क्या होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एम्ड एट प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और फासिज्म क्या होता है, अ फार राइट आइडियोलॉजी कैरेक्टराइज बाय डिक्टेटोरियल, यानी इसमें क्या होता है, डिक्टेटर के पास क्या होती है, पावर होती है। और हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे डिक्टेटर जहाँ पे ही आएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम हिंदी में देखें, सो हमारा लिबर्टेरियनवाद जो होता है वो एक राजनीतिक दर्शन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकारों और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को प्राथमिकता देता है। यानी जो सरकार के जो हस्तक्षेप होता है इसमें कम होता है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक समाजवाद का एक रूप है
जो अराजकतावादी विचारों पर आधारित है और जिसमें व्यक्ति और सहकारी संस्थाएं पारस्परिक लाभ के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, अक्सर बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हम समझ सकते हैं, जिसमें हम लेट सपोज अगर मुझे किसी चीज़ से कोई एक्सचेंज करनी है तो मुझे उसमें बेनिफिट है और सामने वाले को उसमें बेनिफिट्स हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो अपनी चीज़ें उन्हें क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप या फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर होता है हमारा पर्यावरणवाद, एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना होता है, सतत विकास को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। तो इसका क्या होता है, पर्यावरणवाद का क्या होता है, ये मेन रीज़न होता है। वहीं अगर हम फासीवाद को देखें तो एक अति दक्षिणपंथी विचारधारा जो तानाशाही सत्ता, कट्टर राष्ट्रवाद, विरोधी के दमन और अक्सर सैन्यवाद व नस्लवाद से जुड़ी होती है। इसका ऐतिहासिक संबंध मुसोलिनी से है और आपको पता होगा मुसोलिनी और हिटलर, मुसोलिनी कहाँ का था, इटली का था, डिक्टेटर था, और हिटलर कहाँ था, जर्मनी का डिक्टेटर था। सो जहाँ पे भी तानाशाही की बात आएगी, मैंने अभी बोला कि वहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी का जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या था हमारा, फासिज्म क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी फासीवाद। सो ये हमारी क्या है, फासीवाद की आइडियोलॉजी है, जिसे मैंने हिंदी में बता रखा है। लोकतंत्र को अक्सर एक कमज़ोर, असक्षम और क्षयकारी प्रणाली के रूप में चिंतित किया जाता है फासीवाद में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फासिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए फासिज्म से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है हमारा, फासीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है हमारा सही है। इट इज़ अ रेडिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन द रिजेक्शन ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म आइडियोलॉजी, यानी यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाज विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक कट्टरपंथी आंदोलन है। सेकेंड है हमारा, द फासिस्ट फुली सपोर्टेड द प्रीवियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इटली, यानी फासीवाद ने इटली में सरकार के पिछड़े रूप को पूरी तरह से समर्थन किया था। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इटली में मुसोलिनी अगर बाद में आया है तो उसके बाद वहाँ पे फासिज्म आया है, उसने सारी सत्ता क्या कर रखी है, अपने हाथ में ले रखी थी। लेकिन जो फासिज्म होता है वो क्या करता है, उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवादों की विचारधारा को क्या करता है, अस्वीकार करता है और एक कट्टरपंथी आंदोलन क्या है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द 14 पॉइंट प्रोग्राम वाज प्रपोज बाय, यानी 14 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एडवर्ड ग्रे के द्वारा, हर्बर्ट एस्क्विथ के द्वारा, वुड्रो विल्सन के द्वारा या फिर डेविड लॉर्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 पॉइंट प्रोग्राम आपको पता हो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा, जो यूएस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन थे इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द बिगिनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एक्शन बाय द यूएन इटसेल्फ नॉट अदर ऑटोनोमस एजेंसीज स्टार्टेड इन, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय कार्रवाई की शुरुआत स्वयं डैश में हुई थी, 1945 में, 46 में, 47 में या फिर 48 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1947 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्रवाई की शुरुआत की गई थी वो 1947 में की गई थी, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड अलाइज इज करेक्ट। आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, उसमें से पूछ, और उसमें 2 पावर में मतलब 2 ग्रुप लड़ते थे। पहला जो होता था उसे हम क्या बोलते थे, सेंट्रल पावर्स बोलते थे, और दूसरे जो होते थे उनको हम क्या बोलते थे, अलाइड पावर्स बोलते थे। सो सेंट्रल पावर्स में आप हमेशा क्या करेंगे, जर्मनी जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा, हमारा हमेशा सेंट्रल पावर होगा। और अलाइड में होते थे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएस, ये किस में आते थे, हमारे अलाइड वाले में आते थे। तो देख हमसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें जो अलायंस पावर्स थी वो उसका कौन सा करेक्ट है। सो अलायंसेस जो बने थे वो कौन से करेक्ट हैं। सो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस, जर्मनी, इटली एंड जापान। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बोथ, यानी आपको पता है कि ये दो अलाइंसेस बने थे, तो ये वाला जो है हमारा, ये कौन से हमारे अलाइड पावर हैं और ये कौन से हमारे ये सेंट्रल पावर्स थे, ठीक है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, राइट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर वन नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ये तो कंट्रीज थी अलाइड में, लेकिन अगर मैं आपको सेंट्रल पावर्स बोलूँ तो जो हमारा ऑटोमन एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर, ये सारे भी हमारे सेंट्रल पावर का पार्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक्सिस पावर्स है और ये हमारे कौन से हैं, अलाइड पावर्स के ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द बोल्शेविक गवर्नमेंट साइन द ब्रेस्ट लिटोस्क ट्रीटी इन मार्च 1918 विद डैश एंड ऑप्टेड आउट ऑफ वॉर, यानी बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर निकलने का विकल्प चुना। तो ये जो हमारी ट्रीटी साइन हुई थी वो कौन सी कंट्री के साथ साइन हुई थी, ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ या फिर फ्रांस के साथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के साथ तो साइन नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो साथ की ही कंट्रीज थी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ साइन करता है रशिया और वर्ल्ड वॉर वन से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। सो ये हमारा डेट है जब ये ट्रीटी साइन की गई थी। कब साइन की गई थी हमारी ट्रीटी, डेट इज 3 मार्च 1918 को साइन की गई थी। और रशिया वॉज फेसिंग इंटरनल टर्मोइल फॉलोइंग बोल्शेविक रिवोल्यूशन। आपको पता है क्योंकि 1917 में क्या हुए, रशिया में वॉर्स हुए, तो इसलिए क्या करता है, ये इसका क्या था, कॉन्टेक्स्ट था। और ट्रीटी पार्टनर्स कौन थे, सेंट्रल पावर्स थी, प्राइमरली जर्मनी अलॉन्ग विद ऑस्ट्रो हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। तो ये वर्ल्ड वॉर वन के क्या हैं, सेंट्रल पावर्स के कुछ सेंट्रल पावर्स के कंट्रीज़ हैं। इम्पैक्ट क्या था, रशिया विड्रॉ कर लेता है वर्ल्ड वॉर वन से। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, आपको हिंदी में भी दे रखा है। तो हस्ताक्षर करने की जो तिथि थी वो कब की थी हमारी, डेट इज़ 3 मार्च 1918 को साइन की जाती है। और 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद रशिया आंतरिक उथल पुथल चल रहा था, इसका सामना कर रहा था, इसलिए क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन से बाहर आता है। और संधि किसके साथ साइन की जाती है, मुख्यतः जर्मनी के साथ, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, इन सब के साथ क्या किया जाता है, संधि को साइन किया जाता है। और प्रभाव क्या पड़ता है, रूस प्रथम विश्व से हट जाता है, जर्मनी उसके सहयोगियों को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंप दिया जाता है, जिसमें घर वापस प्रमुख राजनीतिक नतीजे क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन एम्स एट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य जीवन के स्तर पर मतलब जीवन के स्तर के उच्च स्तर पर है। आर्टिकल 14, 21, 43 या फिर आर्टिकल 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 55 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज 31। द डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट इन अर्थ इंटीरियर बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। सो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता है, मैंने बहुत बार ये डिस्कस करा रखा है और ये बहुत बार पेपर में डिसकॉन्टिन्यूटी को पूछा गया है। सो पूछ रहा है कि कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आती है। सो निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद अनिरता को डैश कहा जाता है, रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटनबर्ग, मोहोविक या फिर लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। लेकिन आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखेंगे। लेट सपोज आपने प्रीवियस वीडियो में इसको इसके एक्सप्लेनेशन को देखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो हमारी क्या होती है, कॉनवर्ट डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो अपर और लोअर कस्ट के बीच में आती है। मोहोविक आती है हमारी लोअर कस्ट और अपर मेंटल के बीच में आती है। रेपिटी आती है हमारी लोअर मेंटल और जो हमारा क्या है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आती है। गुटनबर्ग आता है हमारा लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आता है। लेमन जो होता है हमारा वो किसके बीच में आता है, हमारा आउटर एंड इनर कोर के बीच में आता है। ठीक है, सो
ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रेपिटी, जो किसके बीच में आता है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में आएगा, और गुटेनबर्ग किसके बीच में आता है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच आर द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स इज ऑफ मशरूम शेप, यानी इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक है, यानी अग्नेय चट्टान है जो मशरूम के आकार का होता है। लोकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक या फिर बैथोलिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी लोकोलिथ। अब हम इसको थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा आउटर और एक क्या होते हैं, इंटर, यानी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है, अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ और अगर हमारा लावा जो है वो अंदर ही रह गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जो मतलब कि पार्ट जैसे एक्सप्लोजन से जो चीज़ निकलता है वोल्केनो से हमारे, अगर वो अर्थ के जो हमारा सरफेस है उसके अंदर ही कूल डाउन होता है मैग्मा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और जो बाहर निकल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा लावा, जो कि क्या करता है, अगर कूल डाउन होता है तो क्या बोलता है, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का फॉर्म करता है। तो इस तरीके से होता है। तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैथोलिट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्टॉक, जहाँ पे काफ़ी सारे लावा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे इसे हम मैग्मा बोलेंगे, लावा जो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम मैग्मा बोलेंगे। और सिल्स होते हैं जो ऐसी लंबी फ्लैटन सरफेस हो जाते हैं। डाइक्स वो होते हैं जो ऐसे ऐसे एक ट्री का शेप ले लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, डाइक हो जाएंगे। अगर वही क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, सिल्स हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस शेप को तो ये क्या है, एक तरीके से आपको मशरूम का शेप लगेगा, जो कि क्या है, लोकोलिथ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सो जो लेट जाएगा वो क्या है, सिल है। जो खड़े हैं वो क्या है, डाइक हैं। जहाँ पे खूब ढेर सारा मैग्मा इकट्ठा हो गया उसको हम बोल देते हैं स्टॉक। एंड बैथोलिट्स वो होता है जहाँ पे ये एक तरीके से बोला जाए सबसे बेसिक या फिर सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। और जो मशरूम की शेप का होता है वो क्या होता है, हमारा लोकोलिथ होता है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, वोल्केनो है जो हमारे सरफेस पर है। तो वोल्केनो के अंदर भी ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरप्शंस वोल्केनो में, यानी लावा जो फूटते हैं वोल्केनो में, ये क्या होता है, उसका मेन रीजंस होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो जितना नीचे होता है वो उतना ही स्लो होता है कूल डाउन होने में, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड, यानी समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानें तट को हम डैश कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है, अब इसके सामने ये जो लंबवत चट्टान खड़ी हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिप बोलते हैं या फिर बैरियर आइलैंड्स बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जैसे आपके समुद्र जो हमारा सी लेवल होता है, सी के सामने जो ये चट्टानें खड़ी रहती हैं ऐसे उनके फ्रंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, सो जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सी है और इसके सामने चट्टान खड़ी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी क्लिप बोलेंगे। तो आपको पता है धीरे धीरे इनका क्या होता है, इरोजन होता जाता है ड्यू टू टाइम, और जो ये वाटर क्या करता है, अपना फोर्स लगाता है, तो इनकी वजह से क्या होता है, इन पॉइंट्स का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये क्या हो जाएंगे, हमारी सी क्लिफ कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फॉल्ट इन द क्रिस्टल रॉक्स। तो फॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, यानी जो हमारे रॉक्स में जैसे क्रैक्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूपर्पटी चट्टानों में दोष का घटक नहीं है, हैंगिंग वॉल्स, फॉल्ट डीप, फुट वॉल या फिर एंटी क्लिनिकल एक्सिस। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लिनिकल एक्सिस। तो ज़रा हम फॉल्ट्स को अगर डिस्कस कर लें तो ये होती है हमारी वॉल्स। अगर ये क्या होता है, हमारी ये वाला हिस्सा जहाँ से चीज़ें अलग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। जो चीज़ नीचे जा रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, हैंगिंग वॉल बोल देते हैं। और ये क्या होती है, हमारी फुटवॉल होती है। और ये वाला जो एरिया होता है वो फॉल्ट स्क्रैप कहलाता है। ठीक है, तो जो
दिस साइड ड्रॉप्स डाउन रिलेटिव टू द अदर। तो क्या हो रहा है, ये वाली जो साइड है, जैसे पहले क्या थी, ये प्रॉपर एक हमारी लैंड बॉडी होगी जो क्या हो रही है, अगर इनके बीच में फॉल्ट आया तो ये क्या हो रहा है, फॉल्ट एक पार्ट ऊपर चला जाता है और एक पार्ट क्या हो जाता है, नीचे सबडक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। सो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और प्रिपेयर हो गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, ये भी पूछ सकता है, इवन पूछा गया है और किस ईयर में दी थी। सो वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। दिस थ्योरी बिगिंस फ्रॉम प्री कार्बोनिफेरस पीरियड, यानी यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस अवधि में शुरू होता है। द मेन एम ऑफ द थ्योरी वॉज टू एक्सप्लेन मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहासों में प्रमुख जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना क्या होता है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेन रीज़न होता है। सो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सो अगर हम देखें थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो होती है, लेट्स सपोज जैसे आपने हमारे कॉन्टिनेंट्स को देखे होंगे, तो अगर ये जो हमारा अफ्रीका वाला पार्ट होता है, सॉरी जो हमारे जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, ऐसे हमारा जो अफ्रीका वाला पोर्शन है इससे क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाएगा। तो इसके मतलब बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो क्या थे, साथ में थे, जिसकी वजह से बाद में टूटते हैं। तो अभी भी अगर हम किसी की कोस्ट लाइन को देखें तो क्या हो जाता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये क्या था, हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, जो किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1917 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको बच्चों ने शायद चैलेंज कर दिया था, तो इसके राइट आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, बट इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, मतलब 1 मार्क जो होते हैं वो सभी को दिया गया था, जितने भी कैंडिडेट्स ने उस टाइम पे एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया गया था। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन इन जापान आर कॉल्ड, तो जापान में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हरिकेन यानी आंधी तूफान, टाइफू एंड बागुयो और टाइफून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। सो हरिकेन, अगर हम इनके लोकेशंस को देखें तो जो हरिकेन होता है वो जो हमारा अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन है वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। टाइफून के नाम से नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, जैसे जापान हो गया वहाँ पे क्या होता है, इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। स्ट्रांगली साइक्लोन अफेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ एशिया को ये क्या करता है, स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। और मैंने आपको बताया कई बार जो हरिकेन होता है उसको साफिर सिम्पसन स्केल्स के द्वारा नापा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ, सो दैट कि आप अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप अगर बार बार सुनेंगे भी तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड साइक्लोन इंडियन ओशन साउथ पैसिफिक, सो आपको पता होगा साइक्लोन हमारे इंडियन ओशन में बोला जाता है और साउथ पैसिफिक जो पार्ट है उसमें होता है, जैसे यूज होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सराउंडिंग रीजन में होता है, ठीक है। और विली विली नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया। और बागुए जो होता है वो फिलीपींस ऑर्डर नेम टर्म है हमारा, जैसे आर्केक टर्म नाउ रिप्लेस बाय टाइफून इन मोस्ट यूजेस। तो ये जो टर्म था हमारा डेट इज आर्केक, उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, टाइफून के से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर इज कॉल्ड, यानी आरोही और अवरोही वायु के तापमान परिवर्तन की दर को हम डैश कहते हैं। पॉजिटिव लैप्स रेट यानी सकारात्मक चूक दर, जीरो लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर का
जो चेंज हो रहा है हमारा टेम्परेचर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट हम बोलते हैं इसको। सो ये हमारे एडियाबैटिक लैप्स रेट है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर होता है हमारा पॉजिटिव, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद ऑल्टीट्यूड, जो हमारा क्या है, जनरल कंडीशन है। जैसे अगर आपको पता है हम ट्रॉपोस्फेयर में जितना ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। जीरो लैप्स रेट में कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है विद हाइट के साथ, और नॉर्मल लैप्स रेट में एवरेज रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इन ट्रॉपोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। जैसे कि 6.5 डिग्री क्या होता है हमारा, अगर हम पर किलोमीटर ऊपर जाएंगे ट्रॉपोस्फेयर में तो हमारा 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये आई होप आपने पढ़ा होगा कि हम ट्रॉपोस्फेयर में जैसे जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड उतना ही कम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये रिलेटेड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है, पेरू करंट या फिर अल नीनो करंट, पेरू धारा या फिर अल नीनो धारा। सो ऑप्शंस हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ओनली सेकेंड, क्योंकि आपने अल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ा होगा। अल नीनो वो होते हैं, अल नीनो हमारे क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, और ला नीना जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वार्म ओशन करंट्स होते हैं। सो अल नीनो तो हमारा क्या हो गया, कोल्ड करंट हो गया, बट हमसे क्या पूछा है, वार्म ओशन करंट पूछा है, तो पेरू क्या है, हमारे वार्म ओशन करंट का क्या है, एक एग्जाम्पल है। सो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, सबसे पहले मैं आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में बताती हूँ। सो अल नीना एंड ला नीना आर पैसिफिक ओशन क्लाइमेट पैटर्न्स दैट अफेक्ट वेदर ग्लोबली। तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट किस पे होता है, पैसिफिक ओशन से क्या होता है, अराइज होता है। सो वार्म वाटर वीक ट्रेड विंड्स, आपने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ट्रेड विंड्स जो क्या होती हैं, ऊपर हमारे चलती हैं। सो इनका क्या होता है इम्पैक्ट, इसमें ट्रेड विंग्स जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, और ला नीना के टाइम पे ट्रेड विंग्स क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, सो अगर हम अब डिस्कस करते हैं कुछ, सबसे पहले मैं आपको कोल्ड करेंट्स के बारे में बता देती हूँ, तो या फिर चलिए पहले वार्म करंट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वार्म करेंट्स हमारे पास कम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो आपके रेड कलर के दिख रहे हैं, जैसे आपका ये वाला, ये वाला, ये जो कुछ 7-8 है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, जो ये जो 7 करेंट्स हैं, ये क्या है, हमारे वार्म ओशन करंट हैं। तो अलास्का वाला क्या है, वार्म ओशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वार्म ओशन करंट अराइज क्यों होते हैं। लेट सपोज आपको पता है ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, जो करेंट्स हमारे इक्वेटर से कहाँ से जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, वो क्या होते हैं, हमारे वार्म करंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा सनराइज़ पड़ती है हमारे इक्वेटर पर। तो इक्वेटर का जो और हमारा ओशन होता है, ओशनिक वाटर होता है, वो मोस्टली क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इक्वेटर से जो भी टेम्परेचर मूव करेंगी पोल्स की तरफ, वो क्या होंगी, हमारी गर्म होंगी, और जो पोल से आएंगे इक्वेटर्स की तरफ, वो क्या हो जाएंगी, हमारी कोल्ड ओशन करंट्स होंगी। सो आपका अलास्का वाला क्या है, हमारा वार्म ओशन करंट है। गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राज़ील वार्म वाटर करंट है, हमारा क्या है, एग्युलास है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, कुरोसियो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सारे क्या है, हमारे वार्म ओशन करंट्स के एग्जांपल है। बाकी जितने भी हैं ये सारे क्या है, हमारे कोल्ड करंट्स के एग्जांपल हैं, जो आपको किस में दिख रहे हैं, ब्लू वाले पार्ट्स में दिख रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, कैलिफोर्निया, क्योंकि क्या हो रहा है, पोल से आ रहा है हमारा। पेरू हो गया, बेंगुएला हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओएशियो हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, लेब्राडोर, ये सारे करंट्स जो है हमारे क्या हैं, कोल्ड करंट के एग्जांपल्स हैं। बाकी ये सारे भी हमारे क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। विच इज़ द मोस्ट अबुडेंट गैस इन द एटमोसफेयर। तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, मैंने 2-3 बार आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और फिर देखिए DT+ में रिपीट भी हुआ है। सो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या कौन सी है, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि क्या है, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर है इन आवर एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है, 20.9, जिसे हम 21% भी बोल देते हैं।
फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आर्गन आता है। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड सोच रहे होंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, थर्ड नंबर पे आर्गन आता है, फोर्थ पे आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बाकी जितना भी 0.01% बचा उसमें क्या आती हैं, अदर गैसेस आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जो कि क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो इंसोलेशन मैंने आपको बता रखा है। लेट्स सपोज जैसे हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, तो सन से जो भी रेज आ रही हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इंसोलेशन बोलते हैं। यानी सन रेज जो भी अर्थ के पास आ रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, जिसको क्या बोला जाता है। इसको अगर हम अलग करें तो इन सोलर और क्या है, रेडिएशन, ये तीन टर्म से बना हुआ है, डैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इससे क्या बना हुआ है, इसको हम अगर कंपाइल कर देते हैं तो उसको क्या बना देते हैं हम, इंसोलेशन बोलते हैं। जिसको आपको पता होगा, इनकमिंग यानी सोलर रेडिएशन क्या हो रही है, आ रही हैं अर्थ के ऊपर। सो पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। एंगल ऑफ द सन रे, सूर्य की किरणों का कोण, लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई, और सनस्पॉट यानी सनस्पॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो तीनों ही क्या है, हमारे राइट आंसर है। सो अगर आपको पता है कि लेट सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है, अर्थ है। अगर अर्थ पे इक्वेटर पे पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लेट सपोज ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर हमारा आता है इक्वेटर, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इंसोलेशन कैप्रिकॉन अगर कैंसर पे पड़ रही है तो उसका कैप्रिकॉन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और लेंथ ऑफ द डे, अगर दिन यहाँ पे बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रही है, रातें छोटी हो रही, तो अवश्य बात है ज़्यादा इंसोलेशन अर्थ क्या करेगा, इस टाइम पे कलेक्ट करेगा। सो ये हमारे क्या हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे एंगल ऑफ सन है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ डे है, एटमॉस्फेयर है हमारा कैसा, एंड लैटिट्यूड, टाइम ऑफ द डे और रोटेशन कैसा है, और सीज़न कौन सा है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अर्थ पर पड़ने वाले इंसोलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने जो क्वेश्चन 40 थे उनको डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, सो दैट मैं क्या कर सकूँ, आपको कोशिश करूँ कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो आप उसे ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ऐसे अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आप ज़रूर शेयर करेंगे वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। एंड नेक्स्ट है कि आपको पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि DT+B के वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, और अगर आप देखें तो कितने टाइम में आती हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए इन टीचिंग सेक्टर तो आपको मेहनत करनी होगी, वो भी काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और उससे आप एक आइडिया ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाए हैं और अगर आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं PYQs के थ्रू तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस देखें, आप एक बार दोबारा 9th क्लास की NCERT जो है जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, उसे आप 9th-10th की जो NCERT है उसे पढ़ के देखेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो क्या है, इसको ग्रेजुएशन लेवल तक का हम मान के चल सकते हैं, जो हमें किससे याद होगा, PYQs को सॉल्व करके ही याद होगा। और PYQs के बाद अगर हम उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं कि क्या मतलब कौन सा ईयर है, कौन सा डेट है, अगर उसे बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो ही क्या होगा, हमें याद होगा। तो इन वीडियोस को आप एक बार अच्छे से देखें, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बार जब देखें तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप को स्लो लगे तो 1.25 1.5 की स्पीड से देखें। सोते वक्त आप साइड में फ़ोन को ऑन करके सो जाएं, ताकि आपको क्या हो, आपके कान में ये क्वेश्चंस की आवाज़ चलती जाए। क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि आपको उठ के फिजिकली क्या करना है, मैथ्स को सॉल्व करना है। अगर आप में आपके कान में ये क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन 3 से 4 बार जाते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल भले ही मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा, सिलेबस हमारा वही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा सिलेबस सेम रहने वाला है, बस क्वेश्चन के टाइप्स अलग कर दिए जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, काफ़ी अच्छे आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें सो दैट मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती हैं तो आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और प्लेलिस्ट मैंने जो बना रखी है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर डिस्कस करके ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और हर एक वीडियो हार्डली 20 to 30 मिनट्स की है। तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं, 1.25 की स्पीड से अगर आप आराम से देखेंगे तो आप एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन पेपर को ईजिली कवर अप कर पाएंगे। और वीडियो को जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार देखें। मैंने अभी बताया कि एग्ज़ाम जो है हमारे अक्टूबर और ना तो सितंबर में कंडक्ट हो सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन जो है अगर आपने छोड़ भी रखी है तो आप उसे शुरू से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास हमारे पास सिर्फ अगस्त बचा हुआ है, फिर उसके बाद सितंबर है। तो हो सकता है सितंबर में हो जाए एग्ज़ाम या फिर अक्टूबर में हो जाए। मेनली चांसेस हैं कि सितंबर में होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सिर्फ 1 महीना है इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक आप मेंशन करें। ठीक है।